जय जिनेन्द्र छात्राओं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भाग 4। आज हम सीखेंगे धातु व अधातु की विस्थापन अभिक्रिया, धातु की क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज, संक्षारण व संक्षारण से बचाव और मिश्र धातु यानी एलॉय क्या होते हैं। पिछले भाग में हमने धातुओं की ऑक्सीजन, जल, अम्ल और क्षार से क्रिया को देखा। प्रत्येक स्थिति में कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम अधिक क्रिया करती हैं और कुछ धातुएं कम क्रिया करती हैं और कॉपर कम या ना के बराबर क्रिया करती है। अतः इन्हें एक क्रम में रखा गया और इस क्रम या श्रेणी को रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी कहा गया, जिसमें पहले या ऊपर अधिक क्रियाशील, अधिक सक्रिय धातुओं को यानी मोर रिएक्टिव मेटल्स को और बाद में कम क्रियाशील धातुओं को यानी लेस रिएक्टिव धातुओं को रखा गया। अधिक क्रियाशील का अर्थ है वे धातुएं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती हैं और दूसरे यौगिकों के साथ जल्दी ही अभिक्रिया कर लेती हैं। और कम क्रियाशील यानी लेस रिएक्टिव का अर्थ है कि वे सरलता से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देती तो अन्य यौगिकों से मिलकर धीमी अभिक्रिया करती हैं, अतः इन्हें कम क्रियाशील या लेस रिएक्टिव कहा जाता है। पर सक्रियता के इस क्रम को ध्यान से देखिए। इन धातुओं के बीच एक अधातु भी है। पहचानिए कौन सी है वो अधातु? बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। यह धातु नहीं है, फिर भी इसे इस सक्रियता के क्रम में रखा गया है। क्यों? ढूंढिए, सोचिए और बताइए। जिस तरह सभी धातुओं की सक्रियता एक जैसी नहीं होती, इसी तरह हम सभी मानवों का व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता। कुछ विपरीत परिस्थितियों में या बुरे समय में हिम्मत हार जाते हैं, तो वहीं कुछ साहसी बनकर खुशी खुशी उनका सामना करते हैं। बताइए, आप कैसा बनना चाहेंगे? परिस्थितियों में डरने वाले या साहसी? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है तथा नया यौगिक बनाता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? आयरन सल्फेट और कॉपर। ये कैसे हुआ? यहाँ आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर को हटा देता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इस तरह आयरन का कॉपर को हटा देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु का पता कैसे लगाया जा सकता है। 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लेते हैं और उन्हें A, B, C, D और E चिन्हित कर देते हैं। अब प्रत्येक बीकर में 50 मिलीलीटर जल डालते हैं। अब पहले और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और पहले में जिंक के टुकड़े और दूसरे में लोहे की कुछ कीलें डालते हैं। सी में जिंक सल्फेट का विलयन डालते हैं और कुछ तांबे की छीलन डालते हैं। बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की कील डालते हैं और बीकर डी में आयरन सल्फेट और कुछ तांबे की छीलन डालते हैं। अब इन्हें ध्यान से देखते हैं। इस तरह विस्थापन अभिक्रिया के प्रयोग में हमने देखा
कि बीकर ए का नीला रंग गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, अधिक सक्रिय है, इसलिए वह कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। और बचता क्या है? कॉपर, जो कि नीचे तली में लाल रंग का जमा दिखाई देता है। अब बीकर बी में भी इसी तरह कॉपर और आयरन में कौन अधिक सक्रिय है? देखिए सक्रियता श्रेणी को और बताइए। आयरन कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए यहाँ भी आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। अब बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर के मिलने पर क्या होता है? जिंक अधिक शक्तिशाली है या कॉपर? जिंक अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कॉपर जिंक को नहीं हटा पाता, इसलिए यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती। अब बीकर डी में किसका मिश्रण है? आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। तो क्या आयरन कॉपर को हटा सकता है या कॉपर आयरन को हटा सकता है? नहीं, क्योंकि ये कम सक्रिय है। कौन कम सक्रिय है? कॉपर। कॉपर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आयरन को हटा सके। इसी तरह अब आप बताइए बीकर ई में क्या होगा? जिंक सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मिलाने पर कोई अभिक्रिया होगी? नहीं, क्योंकि आयरन जिंक से कम शक्तिशाली या कम सक्रिय है। और वैसे भी हम देखते भी हैं, यदि एक कमजोर है और एक शक्तिशाली है तो जीत किसकी होती है? शक्तिशाली की। इसलिए हमें भी शक्तिशाली बनना चाहिए। संक्षारण, कोरोजन। जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह धातु के क्षय होने को संक्षारण कहते हैं और लोहे की स्थिति में इसे जंग लगना भी कहा जाता है, जिसे आप अपने आसपास देखते ही रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संक्षारण कब होता है? संक्षारण के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे नमी यानी मॉइस्चर, हवा में भी विशेष रूप से ऑक्सीजन। जब नमी, हवा और ऑक्सीजन मिलते हैं तो धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है और इसे ही हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। जब लोहा नमी के संपर्क में आता है तो इस पर एक भूरी परत जमा हो जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम इस तरह लिखते हैं: आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर क्या बना? आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग। इसे हम रस्ट भी कहते हैं। संक्षारण में बहुत सी धातु नष्ट हो जाती है, इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः संक्षारण से बचाव के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कि धातु की सतह पर पेंट किया जाता है, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाया जा सकता है, या गैल्वनाइजेशन या यशद लेपन किया जा सकता है, और इसे मिश्र धातु भी बनाया जा सकता है। इन सभी उपायों से हम धातु को खराब होने से या नष्ट होने से बचा सकते हैं। आपने अपने घरों में पेंट होते देखा है, साथ ही मशीनों में ग्रीस करते हुए भी देखा है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? धातु की सतह पर पेंट करने से धातु ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती और इस तरह वह नष्ट होने से बच जाती है। जैसे लोहे पर पेंट किया जा रहा है, जिससे वह ऑक्सीजन से संपर्क नहीं रख पाएगी और हम उसे खराब होने से बचा लेंगे। इसी तरह मशीनों के कुछ भागों पर, पार्ट्स पर हम ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से वह धातु तेलीय हो जाती है, जिससे सीधे ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता और इस तरह वह खराब होने से बच जाती है। अगला है गैल्वनाइजेशन।
यशद लेपन। इसमें साफ लोहे की सीट को पिघले हुए जिंक में डुबोकर उसकी परत चढ़ाई जाती है और इसी प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग बाल्टी, शेड्स और अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बाजार में आपने बड़े बड़े खंभों को लगे हुए देखा होगा। पानी के पाइप भी इसी गैल्वनाइज्ड आयरन यानी गैल्वनीकृत लोहे के बने होते हैं। इसमें खरोंच आने पर भी जंग नहीं आती। आप अपने आसपास रहने वाले सुनार से पता लगाइए कि वह सोने के गहने बनाने के लिए क्या करता है। क्या वह उसमें किसी अन्य पदार्थ को भी मिलाता है? क्यों मिलाता है? एक धातु में दूसरी धातु या अधातु या अन्य पदार्थ मिलाने पर बना समांगी मिश्रण एलॉय या मिश्र धातु कहलाता है। और मिश्र धातु को बनाने के लिए दोनों धातु या अधातु को पिघलाया जाता है। फिर इन्हें होमोजेनियस यानी समांगी बनाया जाता है और फिर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह मिश्र धातु तैयार होती है। उदाहरण के लिए ब्रास बनाना है तो कॉपर और जिंक को मिला दिया जाता है। स्टील बनाने के लिए कार्बन और आयरन को मिला दिया जाता है और ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। इस तरह मिश्र धातुएं तैयार की जाती हैं। यहाँ सारणी में कुछ मिश्र धातुओं के नाम और वो किनसे मिलकर बनी है और उनके उपयोगों को दर्शाया गया है। इन्हें ध्यान से पढ़िए और स्मरण में रखिए। इस अध्याय में आपने कई धातुओं व अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में जाना, पर इनके कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। जैसे सोने का पानी शरीर में तत्वों की कमी को पूरा करता है। तांबे के बर्तन में 8 घंटे तक रखा पानी पीने से वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। छाती से सिर तक के गहने सोने के पहने जाते हैं क्योंकि कफ को कंट्रोल करते हैं। अभी आपने जिंक सल्फेट की रासायनिक अभिक्रिया को देखा। जिंक सल्फेट शरीर के टिश्यू का विकास करता है और यह पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर भी करता है, पर इससे कुछ हानियां भी होती हैं। अतः बिना डॉक्टरों की सलाह के इसका प्रयोग करना ठीक नहीं होता। दवाइयों के पैकेट पर आपने कुछ रसायनों की सूची देखी होगी जिनसे ये दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। ये दवाइयाँ इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तैयार की जाती हैं, इसलिए हमें इन रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह और भी अनेक धातुओं के कई फायदे हैं। ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। जैसे आयरन हमारे शरीर में लोहे तत्व की वृद्धि करता है, यानी हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आप इन सभी धातुओं के औषधीय गुणों का भी पता लगाइए और इन्हें प्रयोग में लाइए। जय जिनेंद्र।